नमस्कार बच्चों, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री का और उस चैप्टर को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट और सारे एक्सरसाइज, कुल 4 एक्सरसाइज थे इसमें, उन चारों एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। तो इस तरीके से ये चैप्टर हमारा ट्रिग्नोमेट्री का पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि इसी ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन होगा। ठीक है, ये जो ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ा है चैप्टर नंबर 8 में, इसी का एप्लीकेशन है इस चैप्टर में, और ये चैप्टर नंबर 9 है। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे। चैप्टर 9, ठीक है, इसको लिख सकते हैं हिंदी में, चैप्टर का नाम त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, ठीक है। सम एप्लीकेशन, some applications of ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग या सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो इस चैप्टर में तो हमें जो एप्लीकेशन पढ़ना है वो चैप्टर नंबर 8 का ही पढ़ना है। सारी चीज़ें वही इस्तेमाल होने वाली हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हमने पढ़ा है बेसिकली उन्हीं का इस्तेमाल होना है। लेकिन इस चैप्टर में कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि हमें जान लेना चाहिए चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले। तो पहला जो इसमें पॉइंट होता है वो होता है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण या एंगल ऑफ एलिवेशन। उन्नयन कोण या एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, तो देख लेते हैं सबसे पहले ये क्या होता है। ठीक है, मान लेते हैं ये कोई मीनार जैसी चीज़ है, ये खड़ी हुई है। ठीक है, और ये क्षैतिज स्तर है। ठीक है, ये क्षैतिज लेवल है, हॉरिजॉन्टल लाइन जिसको कह सकते हैं। ये कोई टावर है, खड़ा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे कोई व्यक्ति है, यहाँ पे कोई व्यक्ति है। ठीक है, यहाँ पे कोई व्यक्ति है और इस टावर के बिल्कुल शीर्ष बिंदु को वो देखना चाहता है। ठीक है, इस टावर के बिल्कुल शीर्ष वाले बिंदु को देखना चाहता है और व्यक्ति है, व्यक्ति यहाँ पे ऐसे खड़ा हुआ है। ऐसे कह सकते हैं कि ये क्षैतिज लाइन ये है। ठीक है, व्यक्ति यहाँ पे ऐसे खड़ा हुआ है, व्यक्ति हमने बना दिया है। ठीक है, अब ये व्यक्ति की आँख है। ठीक है, अब ये इसके बिल्कुल शीर्ष बिंदु को देखना चाहता है, इस मीनार के शीर्ष बिंदु को देखना चाहता है व्यक्ति। ठीक है, अब इस शीर्ष बिंदु जो है इस मीनार का, ये जो व्यक्ति है इसकी आंख से जो कोण बनाएगा, ठीक है, जो कोण बनाएगा, जो एंगल बनाएगा, इसी को बोलते हैं हम उन्नयन कोण। कौन सा कोण? उन्नयन कोण। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, मान लेते हैं ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा, या इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट, इसको उन्नयन कोण बोलेंगे। इसको हम लिख सकते हैं इंग्लिश में एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन। इस तरीके से अगर कोई वस्तु है या कोई मीनार ले लें हम, या कोई टावर ले लें, तो उसके शीर्ष बिंदु पे अगर हमें देखना है और यहाँ पे मान लेते हैं कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, तो ये उसके बिल्कुल शीर्ष बिंदु को देखेगा
तो इसकी जो आँख इस पे जो कोण बनाएगी इस वस्तु के साथ में, उस कोण को बोलते हैं उन्नयन कोण या एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो बच्चे ये होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, बिल्कुल बेसिक चीज़ है जिसे हमें दिमाग में बैठा के चलना पड़ेगा। इस चैप्टर में दो ही चीज़ें हैं, एक एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया उन्नयन कोण, एक इससे आगे है अवनमन कोण जिसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन या उन्नयन कोण। जो एंगल BAC बना, अगर इसको हम ऐसे बनाना चाहें अगर, तो इस तरीके से बनेगा। अगर ये बिल्कुल सिंपल डायग्राम इसका बनाना चाहें, A हो गया, B हो गया और ये C हो गया, तो ये वाला जो एंगल है एंगल BAC, इसी को बोलते हैं हम एंगल ऑफ एलिवेशन या उन्नयन कोण। ठीक है, इसी एंगल को बोलेंगे हम एंगल ऑफ एलिवेशन या उन्नयन कोण। ठीक है, तो ये बच्चे हो गया उन्नयन कोण या एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, इसको समझ लीजिए, इसको बोलते हैं साइट, लाइन ऑफ साइट, दृष्टि रेखा। और ये होती वस्तु हो गई, यहाँ पे वस्तु अगर कोई रखी हुई है या कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और इसको बोलते हैं क्षैतिज स्तर, इसको बोलते हैं हम क्षैतिज स्तर, या जिसको बोलते हैं हम हॉरिजेंटल लाइन, इसको हम बोल सकते हैं हॉरिजेंटल लाइन। ठीक है, तो ये हो गया बच्चे उन्नयन कोण या एंगल ऑफ एलिवेशन, जो कि इस चैप्टर में इस्तेमाल होने वाला है। ठीक है, तो इसको समझ लीजिए, नोट भी कर लीजिए, इसे नोट भी कर लीजिए। ठीक है, उन्नयन कोण या एंगल ऑफ एलिवेशन। तो इस तरीके से नीचे बैठा हुआ व्यक्ति अगर किसी ऊंचाई वाली वस्तु को देखता है तो उसकी आंख जो बिल्कुल शीर्ष बिंदु से बनाती है जो कोण, उस कोण को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन या उन्नयन कोण। ठीक है, उसको बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन या उन्नयन कोण। समझ में आ गया होगा ये? ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, लाइन ऑफ साइट, दृष्टि रेखा। ठीक है, यहाँ पे कोई वस्तु है जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट, इस वाले बिंदु पे। ठीक है, अब दूसरा हमारा होता है इसमें अवनमन कोण। ठीक है, तो इसे रफ करेंगे। दूसरा इसमें जो पॉइंट आता है, दूसरा कॉन्सेप्ट जो आता है वो आता है अवनमन कोण। अवनमन कोण, या जिसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। अवनमन कोण या एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, मान लेते हैं ये कोई मकान है। ठीक है, ये कोई घर है किसी का, आपका ही घर हो सकता है। ठीक है, ठीक है, ये किसी का घर है, मान लेते हैं आपका ही घर है। ठीक है, और ये क्षैतिज रेखा है, ये ज़मीन पे कोई क्षैतिज रेखा है। ठीक है, ये ज़मीन पे कोई क्षैतिज रेखा है ये। ठीक है, और आप यहाँ पे खड़े हुए हैं। ठीक है, आप खड़े हुए हैं और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखी हुई है, कोई वस्तु रखी हुई है। यहाँ पे क्या है, कोई वस्तु रखी हुई है, आप यहाँ से देख रहे हैं इसे, आप इस वस्तु को देख रहे हैं, यह ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट या वस्तु है जिसे आप देख रहे हैं ऊपर से। ठीक है, ये आपका घर हो गया, ये घर की छत है आपके। ठीक है, इस छत पे खड़े हुए हैं आप। ठीक है, और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट या कोई वस्तु रखी हुई है और आप यहाँ से देख रहे हैं, तो यहाँ से एक क्षैतिज लाइन हम यहाँ से ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, इसको बोलेंगे क्षैतिज स्तर, या जिसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लेवल।
ठीक है, क्षैतिज स्तर या हॉरिजॉन्टल लेवल। तो यहाँ पे जो आपकी आँख है, इस वाले ऑब्जेक्ट के साथ में जो कोण बना रही है, ठीक है, ये वाली जो आपकी आँख है, ये इस वाले ऑब्जेक्ट के साथ में या वस्तु के साथ में जो कोण बनाएगी वो कोण होगा यहाँ से, और इस वाले कोण को बोलते हैं हम अवनमन कोण या एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, इस वाले कोण को बोलते हैं अवनमन कोण या एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो अगर कोई ऊंचाई पे कोई व्यक्ति बैठा हुआ है और उसे बिल्कुल ज़मीन पे कह लीजिए या भूमि पे कोई ऑब्जेक्ट है, उसके साथ में अगर उसे अगर देख रहे हैं, ठीक है, तो वो जो कोण बनाएगा, वो व्यक्ति की आंख जो बनाएगी उस वस्तु के साथ में कोण, उस कोण को बोलते हैं, उस एंगल को बोलते हैं अवनमन कोण या एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, ये वाला जो एंगल है इसी को बोलते हैं हम अवनमन कोण या एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। मान लेते हैं ए है, ये वाला पॉइंट बी है और ये वाला पॉइंट क्या है, सी है। तो अगर इसको हम बनाना चाहें सिंपल तरीके से तो ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, ए बी और यहाँ पर ये डॉटेड लाइन दिखा देंगे क्षैतिज स्तर। ये वाला जो एंगल होगा, ठीक है, ये वाला जो एंगल होगा, इसी एंगल को मानते हैं ये ए डैश है। ठीक है, तो ये जो एंगल होगा ए सी ए डैश, इसी को बोलेंगे हम एंगल ऑफ डिप्रेशन या अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये वाला जो कोण बनेगा, ये वाला जो एंगल बनेगा, इस एंगल को बोलेंगे हम एंगल ऑफ डिप्रेशन या अवनमन कोण। ठीक है, तो बच्चे ये कॉन्सेप्ट होता है उन्नयन कोण और अवनमन कोण का। इनका इस्तेमाल होगा इस एक्सरसाइज में, इस चैप्टर में। ठीक है, इस चैप्टर में केवल एक ही एक्सरसाइज है और अब सीधा क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, इसके बाद इसमें ज़्यादा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है नहीं, यही दो थे, उन्नयन कोण और अवनमन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये दोनों चीज़ें आप समझ लीजिए। ठीक है, तो ये जो कहीं गलती से आप ये वाला कोण ना ले लें, ये कोण नहीं है। ठीक है, ये जो क्षैतिज स्तर है, इस वाले लाइन से जो कोण बनेगा, जो एंगल बनेगा, उसी को बोलेंगे अवनमन कोण या एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो इस तरीके से इसको भी नोट कर लीजिए। उसके बाद हम क्वेश्चन सीधा स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन से ही समझ में आएगा। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम क्वेश्चन करवाते हैं, एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे सीधा, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा और थ्योरी है नहीं, कोई और ज़्यादा कॉन्सेप्ट है नहीं। बाकी जो कॉन्सेप्ट यूज होने हैं, इस्तेमाल होने हैं, वो पिछले चैप्टर में जो हमने पढ़ा है, चैप्टर नंबर 8 में, उसी का इस्तेमाल होना है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसे। अवनमन कोण या एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो दोनों कोणों में अंतर है। पहले वाले में उन्नयन कोण जो होता है, उसमें क्या होता है, व्यक्ति नीचे होता है और किसी ऊंचाई वाली वस्तु को देखता है। ठीक है, और अवनमन कोण में क्या है, कोई व्यक्ति ऊंचाई पे बैठा हुआ है और अपने से नीचे वाली वस्तु क्या करता है, वो देखता है। ठीक है, ये दोनों में अंतर होता है। तो आइए अब क्वेश्चन लेते हैं। इसमें क्वेश्चन से ही ज़्यादा क्लियर होगा, समझ में आएगा। ठीक है, तो लेंगे इसमें एक्सरसाइज 9.1 या इसी को बोलेंगे प्रश्नावली 9.1। ठीक है, एक्सरसाइज 9.1 या प्रश्नावली 9.1। पहला क्वेश्चन लेंगे, इसमें हिंदी में लिखेंगे पहले क्वेश्चन को। ठीक है, हिंदी में लिखेंगे, सर्कस का एक कलाकार, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर
डोर पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है, और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये है क्वेश्चन। और इसमें कह रहा है देखिए चित्र 9.11। ठीक है, ये तो हो गया हमारा हिंदी में क्वेश्चन। अब इसे लिखेंगे इंग्लिश में। टाइम थोड़ा लगेगा लिखने में, लेकिन क्वेश्चन जब लिख लेंगे तभी सॉल्व करने में मज़ा आएगा। ये सर्कस आर्टिस्ट is climbing a 20-meter long rope which is tightly stressed and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. सी फिगर 9.11 और फिगर दिया हुआ इसमें फिगर है ए बी सी, ये है 30 डिग्री और ये 20 मीटर। ठीक है, ये खंबा है। ठीक है, पोल या खंबा। ठीक है, पोल या खंबा। ठीक है बच्चे, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। ठीक है,
ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब इसे हमें करना है सॉल्व। तो हमें फाइंड क्या करना है, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। ये 20 मीटर लंबी एक डोरी है, एक 20 मीटर लंबी डोरी है, सर्कस का कलाकार इसी पे चढ़ रहा है, ठीक है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है, और भूमि पर लगा हुआ खंभे से के सिर से लगा हुआ है। ये खंभा है, इसके सिर से ये डोरी बंधी हुई है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो, यदि डोर द्वारा 30 डिग्री का कोण बनाया जाए, ठीक है, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना हमें, मान लेते ये ऊंचाई क्या है, h है, मान लेते ऊंचाई क्या है, h है। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, या हिंदी में लिखेंगे इसको हल, ठीक है, सॉल्यूशन या हल, ठीक है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए हमें क्या करना होता है, पहले हम डायग्राम को देखते हैं और डायग्राम को देखने के बाद ये पता करते हैं कि इसमें कौन सी साइड दी हुई है और कौन सा एंगल दिया हुआ है, ठीक है, कौन सी साइड दी हुई है और कौन सा एंगल दिया हुआ है। ध्यान से सुनिएगा, चूँकि हर क्वेश्चन में यही कॉन्सेप्ट लगाना है और इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपको डायग्राम बनाना है, जैसे जैसे बोला इसमें तो डायग्राम दिया हुआ है, आगे के क्वेश्चंस में डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको देख के, डायग्राम को देख करके या बनाने के बाद आपको समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा ध्यान से कि कौन सी साइड दी हुई है ट्रायंगल की और कौन सा एंगल दिया हुआ है और क्या पूछ रहा है, ठीक है। तो पूछने के अकॉर्डिंग और जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या त्रिकोणमितीय अनुपात लगाएंगे और उस त्रिकोणमितीय अनुपात से क्या करेंगे, सॉल्व करके क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में देखो, ये वाला डायग्राम है, फिगर कितना बता रहा है इसको, 9.11 है, 9.11, ये फिगर है 9.11, ठीक है। अब इस फिगर से हमें क्या करना है, ये वाली हाइट पता करना है, ये खंभे की ऊंचाई है, ठीक है, इसी को हमें फाइंड करना है, ठीक है, खंभे की ऊंचाई फाइंड करना है। तो खंभे की ऊंचाई हमें फाइंड करना है, ठीक है, हाइट ऑफ द पोल, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, ये एक समकोण त्रिभुज है, ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। इस चैप्टर में जितने भी त्रिभुज बनेंगे सारे ही समकोण त्रिभुज या राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे, ठीक है, ये चीज़ और दिमाग में बैठा लीजिए। इस चैप्टर में जितने भी ट्रायंगल बनेंगे वो राइट एंगल ट्रायंगल या समकोण त्रिभुज बनेंगे, ठीक है। तो ये भी क्या है, समकोण त्रिभुज है। ये क्या है इसमें, अब देखो इस एंगल की बात कर रहा है, इस एंगल की जब बात करेगा तो ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, बेस, हमने बताया था आपको। और ये क्या हो जाएगा, इसके सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है, और जो तीसरी भुजा 90 डिग्री के सामने होती है वो होती है कर्ण। तो इसमें क्या है, कर्ण या हाइपोटेनस दिया हुआ है और हमें हाइट फाइंड करना है और ये वाला एंगल दिया है। अब आपको सोचना पड़ेगा कि जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है उनमें से कौन सा ऐसा है जो कि लंब और कर्ण में संबंध देता है, लंब और कर्ण या परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस के बीच में कौन सा रिलेशन देता है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो, ठीक है। तो हमें पता है कि वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है साइन ए या साइन थीटा, ठीक है। साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण या परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेनस। तो उसी को हम लगाएंगे, ये दिया हुआ है और ये भी एंगल भी दिया हुआ है और ये फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC में या इन त्रिभुज ABC साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB लंब बटे कर्ण, AB अपान में AC, AB अपान में AC। साइन 30 की वैल्यू यहाँ पे होती है 1/2, AB की वैल्यू हमें निकालना है, ये है h, मान लिया हमने, ठीक है, यहाँ पे मान लिया है। और AC क्या है, 20 मीटर दिया हुआ है, 20 मीटर दिया हुआ है। तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, त्रिय गुणा कर लो, 20 मीटर अपान में 2, 2 से कट जाएगा, ये 10 हो जाएगा। तो जो आएगा वैल्यू, जो आएगी खंभे की ऊंचाई कितनी आएगी, 10 मीटर आएगी। तो खंभे की ऊंचाई h इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 मीटर। यही हो जाएगा हमारा आंसर, यही पूछ रहा था हमसे, ठीक है, यही पूछ रहा था कि खंभे की ऊंचाई क्या है, ठीक है। खंभे की ऊंचाई पूछ रहा था हमसे कि खंभे की ऊंचाई क्या है। तो खंभे की ऊंचाई निकल के आ गई। निकाला कैसे हमने, ये कर्ण दिया हुआ, हाइपोटेनस दिया हुआ है और साथ में क्या है,
ये परपेंडिकुलर हमें निकालना है या हाइट निकालना है, और ये एंगल दिया हुआ है। तो साइन ही एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में रिलेशन को देता है। तो उसी को लगा देंगे जो एंगल दिया हुआ है। साइन 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी अपान में ए सी। ए बी की वैल्यू हमें फाइंड करना एच हो गया, और ए सी की वैल्यू क्या है 20 मीटर है। ठीक है, तो हाइट इक्वल टू यहाँ से आ जाएगी 10 मीटर। तो जो एक्सरसाइज 9.1 है उसके पहले क्वेश्चन का जो सलूशन है, आंसर है ये है। बस क्वेश्चन इसमें बड़े हैं, आंसर या सलूशन उसके बहुत ही छोटे हैं। सलूशन क्या है इसका, बहुत छोटा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन। इसे आप लोग नोट कर लीजिए, इसका सलूशन जो हमने किया है। ठीक है, ठीक है, कर लीजिए सलूशन इसका, नोट कर लीजिए, नोट कर लिया होगा। अब इसे रफ करेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो हाइट आ गई इसमें 10 मीटर। अब इस एक्सरसाइज का हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 लेंगे, और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिखेंगे हम। सेकंड क्वेश्चन, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की मतलब क्या है, उसका जो पैर है वहाँ की बात कर रहे हैं। पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, जमीन को छूता है 8 मीटर है। 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई याद कीजिए, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पेड़ की ऊंचाई याद कीजिए। अगर इसको हम इंग्लिश में भी लिखेंगे तो लगेगा टाइम ज़्यादा। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसको देख लेंगे। ठीक है,
बुक से देख लेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। ये हिंदी में हमने क्वेश्चन को लिख लिया समझाने के लिए। देखिए मैंने बताया था आपको कि मैथमेटिक्स में कोई हिंदी इंग्लिश नहीं होता है, बस क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए। अब यही अगर इंग्लिश में रहेगा तो अभी आप कर ले जाएंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसका हल या सलूशन निकालते हैं। हल या सलूशन निकालते हैं, या इंग्लिश वालों के लिए मैं पढ़ देता हूँ क्वेश्चन। ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. ठीक है, तो एक पेड़ है, ठीक है, एक पेड़ दिया हुआ है, मान लेते एक पेड़ है, ठीक है, ए बी सी डैश इसको मान लेते हैं, ठीक है। ये पेड़ है, ये पूरा क्या है, ये पेड़ है और ये ज़मीन है, ठीक है। ये पेड़ है और ये क्या है, ज़मीन है। अब कह रहा आंधी आई तो टूट गया, आंधी आने के बाद ये पेड़ टूट गया, मान लेते हैं यहाँ से टूट गया ये, और टूटने के बाद ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट ज़मीन से मिल गया, ठीक है, ज़मीन से मिल गया तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे इसको कटी हुई लाइन से दिखा देंगे, मान लेते हैं। और ये क्या है, सी है, ठीक है। और बता रहा है कि जहाँ से पेड़ टूट करके टच कर रहा है, ठीक है, जहाँ से पेड़ का ये जो सिरा है, ऐसे थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं इसे, सी डैश, ठीक है। ये पूरा बी सी डैश क्या है, पेड़ है, पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई है, ठीक है, पेड़ की ऊंचाई है बी सी डैश, ठीक है, बी सी डैश है। अब ये बता रहा कि 30 डिग्री कोण बनाता है, ये जहाँ पे छू रहा है ज़मीन को वहाँ से क्या कर रहा है, छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो जहाँ पे छू रहा है ज़मीन को वहाँ से क्या करेगा, 30 डिग्री का ये कोण बनाएगा, ठीक है, 30 डिग्री कोण बना रहा है। और कह रहा है कि पेड़ के पाद बिंदु दूरी जहाँ पेड़ का शिखर ज़मीन को छूता 8 मीटर है, ये 8 मीटर है, ये इसका पैर है, या पाद बिंदु जिसको फुट कहते हैं इंग्लिश में, ये कितना है, 8 मीटर है, ठीक है। तो कह रहा है कि ये जो पेड़ है इसकी हाइट बताओ, ये हाइट जो है ये पूछ रहा है, मान लेते हैं एच डैश है ये, ठीक है, मान लेते हैं क्या, एच डैश है। तो एच डैश को पूछ रहा है, पेड़ की ऊंचाई पूछ रहा है, ठीक है, पेड़ की ऊंचाई पूछ रहा है, ठीक है। अब देखो जो पेड़ की ऊंचाई है, पेड़ की ऊंचाई बी सी डैश बराबर किसके बराबर हो, बी सी प्लस ए सी के बराबर है, बी सी प्लस ए सी के बराबर है, ठीक है, बी सी प्लस ए सी के बराबर है। जो कि ये जो पेड़ है टूट करके ये वाला पोर्शन वही यहाँ पे आया हुआ है, तो ये किसके बराबर है, इस वाले के बराबर है, ठीक है, इस वाले के बराबर है, क्योंकि यही वाला पार्ट टूट करके ये ज़मीन से क्या हो रहा है, टच हो रहा है। तो ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, ये हाइट है, ये भी हाइट में क्या इंक्लूड है, एक तो इतना है और टूट करके यहाँ पे मिल गया, तो ये प्लस ये क्या हो जाएगा, पूरी हाइट हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाले हाइट को इसको निकालना पड़ेगा और इसको निकालना पड़ेगा, इन दोनों को निकाल करके जोड़ देंगे, वही क्या हो जाएगा, पेड़ की हाइट हो जाएगा, ठीक है। अब लिखेंगे त्रिभुज ABC में, ठीक है, त्रिभुज ABC में। अब देखो ये वाला एंगल दिया हुआ है और ये इसका बेस या आधार होगा, क्योंकि ये वाला एंगल दिया हुआ है, इसका मतलब क्या, इसका बेस जो है वो क्या है, AB है, क्योंकि इसी वाले भुजा पे क्या हुआ, ये एंगल बना हुआ है, तो ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर या लंब हो जाएगा और ये हाइपोटेनस या कर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC में मान लेते हैं ये क्या है, H है, ठीक है, H है जो कि लंब है, ठीक है, लगा देंगे। लंब और आधार में कौन सा संबंध होता है, आधार और लंब में क्या होता है, टैन होता है या तो कॉट होता है, ठीक है। तो टैन को लगा देंगे, टैन इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार या परपेंडिकुलर अपान में बेस। तो यहाँ पे लगा देंगे tan 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC अपान में AB, BC अपान में AB। अब tan 30 की जो वैल्यू होती है 1 अपान में √3। BC की वैल्यू हमें फाइंड करना है H, और AB कितना दिया हुआ है, 8 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से निकालेंगे H इक्वल टू क्या हो जाएगा,
मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ में, तो 8 अपान में क्या हो जाएगा √3 मीटर। तो जो h है यही, और किसके बराबर है ये, BC के बराबर है। किसके बराबर है ये, BC के बराबर है। तो सबसे पहले हमने लगा दिया tan 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये अपान में ये वाला, ठीक है, मतलब कि BC अपान में AB, h अपान में 8, तो यहाँ से BC आ गया, BC निकल के आ गया 8 अपान में √3, ठीक है। अब हम लगाएंगे एक ऐसा संबंध जो कि इसमें और इसमें देता हो, ठीक है, इसमें और इसमें देता हो, ठीक है, ठीक है। इन दोनों में जो संबंध देगा अब वो वाला हम लगाएंगे, ठीक है। तो अभी जो पहले हमने लगाया है, पहले जो लगाया है वो क्या लगाया, tan 30 इक्वल टू क्या है, tan 30 इक्वल टू क्या है, BC अपान में AB, BC अपान में AB है, ठीक है, BC अपान में AB है, ठीक है, BC अपान में क्या है, AB है, ठीक है। यहाँ से h की वैल्यू निकल के आ गई 8 अपान में √3, ठीक है, 8 अपान में √3 आ गई है, ठीक है, इसकी वैल्यू। अब देखिए इसमें क्या करना हमें, अब h की वैल्यू जब निकल के आ गई है तो ये लंब और कर्ण वाला हम लगा देंगे, फिर sin थीटा लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि sin 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है, तो इसमें sin 30 लगा देंगे। यहाँ पे लिखेंगे पुनः त्रिभुज ABC में sin 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण क्या हो जाएगा ये, BC अपान में AC, BC अपान में AC। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपान में 2 होती है, इक्वल टू BC की वैल्यू कितनी आई है, 8 अपान में √3 अपान में क्या हो जाएगा, AC में निकालना है, AC में क्या करना है, निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्या होगा, यहाँ से जब सॉल्व करेंगे इसे, यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, AC से इधर और ये इससे, तो क्या हो जाएगा 16 अपान में √3 मीटर। तो AC की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 16 अपान में √3 मीटर, ठीक है, 16 अपान में √3, 16 अपान में √3, ठीक है। तो जो वैल्यू आई हमारी, BC की वैल्यू कितनी आई थी, 8 अपान में √3 मीटर, और AC की जो वैल्यू आई है 16 अपान में √3 मीटर आई है, ठीक है। तो जो पेड़ की ऊंचाई है, पेड़ की ऊंचाई, इन दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा, पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई BC डैश, BC डैश इक्वल टू क्या है, BC प्लस AC, क्या है ये, BC प्लस AC। BC कितना निकल के आया है, 8 अपान में √3, ये कितना है 8 अपान में √3, प्लस AC कितना निकल के आया है, AC कितना निकल के आएगा 16 अपान में √3, कितना ये 16 अपान में √3। अब जोड़ लो इसको, 16 8 कितना हो जाएगा, 24 अपान में क्या हो जाएगा √3। अब नीचे से रूट हटाने के लिए ऊपर नीचे क्या करेंगे, √3 से गुणा कर देंगे, तो 24 अपान में √3 इंटू में √3 और अपान में भी क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। तो ऊपर हो जाएगा 24 √3, यहाँ पे क्या हो जाएगा √3 और √3 रूट हट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 3 बचेगा, ठीक है। √3 इंटू √3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे 3 बच जाएगा, इसको काट दो, 3 अट्ठे कितना हो जाएगा 24। तो जो BC डैश है वो क्या हो जाएगा 8√3 मीटर, यही हो जाएगा हमारा पेड़ की ऊंचाई, ठीक है, यही हो जाएगा पेड़ की ऊंचाई, यही हो जाएगा बच्चे पेड़ की ऊंचाई, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। तो दोबारा से मैं क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। ये पेड़ है, मान लेते हैं कोई पेड़ एक है BC डैश, आंधी आई, ये टूट गया, ये टूटने के बाद ये लटक के आकर के ज़मीन से छू गया, ये ज़मीन है, ठीक है। और मान लेते हैं ये हाइट कितनी है h है, और ये टूटा हुआ भाग जो है AC है, और ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है ज़मीन से, ठीक है। तो एक बार ये 8 मीटर दिया हुआ है, एक बार tan 30 करके निकाल लेंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी, फिर दोबारा sin 30 लगा देंगे तो इन दोनों में संबंध होता है लंब बटे कर्ण का, sin 30 का, वहाँ से निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा AC आ जाएगा, AC प्लस BC कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो ये पूरी हाइट निकल के आ जाएगी। यही हमारा क्या हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर या क्वेश्चन का सलूशन हो जाएगा,
ठीक है बच्चे, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का सलूशन एक्सरसाइज नंबर 9.1 की, प्रश्नावली 9.1 की ये दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग बोलते हैं, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, या ऊंचाई और दूरी, हाइट्स एंड डिस्टेंस भी कहते हैं इस चैप्टर को। ठीक है, इस चैप्टर का दूसरा नाम क्या है, हाइट्स एंड डिस्टेंस भी है। हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। ठीक है, हाइट्स एंड डिस्टेंस या ऊंचाई और दूरी भी कहते हैं इस चैप्टर को। ठीक है, इस चैप्टर का नाम, दूसरा नाम है ऊंचाई और दूरी या हाइट्स एंड डिस्टेंस। ठीक है बच्चे, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 9.1 की। इस तरीके से सॉल्व करेंगे, इसको देखिए, समझिए, और समझने के बाद थोड़ा सा दिमाग लगाइए तो और भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इस एक्सरसाइज के। ठीक है, तो बच्चे इस लेक्चर में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। एक्सरसाइज थोड़ी बड़ी सी है, कुल 15 या 16 क्वेश्चन हैं, और 2 क्वेश्चन हमने जिनमें से सॉल्व कर लिए। बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं, हर क्वेश्चन को मैं बोर्ड पे लिख करके सॉल्व करवाऊँगा। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपको समझ में पूरा आएगा अगर आप कोशिश करेंगे या ट्राई करेंगे तो। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में बच्चों इतना ही। अगले लेक्चर में मिलेंगे आगे के बचे हुए क्वेश्चन के साथ में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। बाय, टेक केयर, थैंक यू।